झारखंड की रहने वाली एक लड़की, उसके माता पिता की मौत हो जाती है। वह लड़की मेहनत मजदूरी करके अपने भाई को जिलाती है, खिलाती है, पढ़ाती है, लिखाती है। एक रोज वह लड़की अपने भाई के साथ ऐसा कृत्य कर बैठती है कि उसका भाई घर से भाग जाता है और जोगी बन जाता है। फिर इसके बाद उस लड़की के साथ जो हुआ, बिल्कुल दिल दहलाने वाली एक कहानी है। आप सब इस कहानी को सुनेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप सब रोने पर मजबूर हो जाएंगे। बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव और शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है झारखंड प्रांत से। यही के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम धनपत राम होता है। धनपत राम की पत्नी का नाम कोमल देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। बेटी बड़ी होती है, बेटा छोटा होता है। बेटी का नाम सोनम होता है और बेटे का नाम राजू होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। धनपत राम जी अपने दोनों बच्चों का नाम अपने ही गांव के एक प्राइवेट स्कूल में लिखाते हैं। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने जाया करते थे। पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलते हैं। धनपत राम जी टू व्हीलर गाड़ी को बनाया करते थे। टू व्हीलर गाड़ी का मैकेनिक थे। उसी से जो आमदनी होती थी, घर का खर्च चलता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन की बात है, धनपत राम जी अपना काम करके अपनी दुकान से घर पर आ रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है, वहां के स्थानीय लोग, बाजार के लोग उनको उठा करके हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराते हैं और डॉक्टर साहब इलाज करना चालू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद धनपत राम की मौत हो जाती है। इधर जब सूचना धनपत राम की पत्नी कोमल देवी पाती हैं, आनंद फानन में हॉस्पिटल जाती हैं। अपने मृत पति को देख करके खूब रोती हैं। अपने मृत पति को घर पर लेकर के आती हैं। हितई नतई के लोगों को बुलाती हैं, गांव घर के लोगों को बुलाती हैं। फिर अपने पति को अपने बेटे के माध्यम से गांव के सभी लोगों को कहती हैं कि इनको आप श्मशान घाट पर लेकर के जाइए। सभी लोग धनपत राम को श्मशान घाट पर लेकर के जाते हैं। राजू उनको मुखाग्नि देता है। फिर जब उनका अंत्येष्टि क्रिया हो जाती है, तब सभी लोग घर पर आते हैं। फिर उनका 13वीं संस्कार मनाया जाता है। 13वीं संस्कार जब बीत जाता है, अब कोमल देवी बिल्कुल परेशान हो जाती हैं। दोनों बच्चे छोटे थे और उनको कोई काम ऐसा सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करें जिससे अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। एक दिन लाचार होकर के कोमल देवी एक जमींदार के घर जाती हैं और उनसे कहती हैं कि साहब, मैं आपके घर चूल्हा चौका करना चाहती हूं। अगर आपके घर चूल्हा चौका करूंगी तो हमें 2 पैसा मिलेगा, तो हमारे बच्चों का खर्च चलेगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगी पिलाऊंगी। जमींदार साहब के दिल में दया आ जाती है। जमींदार साहब कोमल देवी को कहते हैं कि ठीक है, आप हमारे घर झाड़ू पोछा करिए, चूल्हा चौका करिए और मैं आपको अच्छी खासी तनख्वाह दूंगा जिससे आपके बच्चों का लालन पालन हो सके। अब कोमल देवी उस जमींदार के घर झाड़ू पोछा चूल्हा चौका करने लगती हैं और 2 पैसा कमाने लगती हैं। उसी से अपने बच्चों का लालन पालन करने लगती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, कोमल देवी के घर में एक और अनहोनी हो जाती है। कोमल देवी की तबीयत एक रोज खराब हो जाती है। कोमल देवी अपने बच्चों की मदद से हॉस्पिटल जाती हैं। वहां उनका इलाज चालू होता है। डॉक्टर साहब ब्लड चेक करते हैं तो पता चलता है कि इनको ब्लड कैंसर है। जब इतनी बात कोमल देवी सुनती हैं, अवाक रह जाती हैं। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप घर पर जाइए, आप जितना बन सके भगवान को याद करिए और कोई चारा नहीं, आपका ये ब्लड कैंसर 4 स्टेज का कैंसर है। आप अपनी आखिरी इच्छा की पूर्ति कराइए, जो भी आपकी इच्छा हो आप वो करिए, आप ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हैं। इतनी बात कोमल देवी सुनती हैं, अवाक रह जाती हैं, रोने लगती हैं। घर की गार्जियन थी, डॉक्टर साहब उन्हीं से सारी बात बताते हैं। बच्चे छोटे थे।
इसलिए बच्चों से डॉक्टर साहब नहीं बताते हैं। कोमल देवी अब घर पर आती हैं बच्चों के साथ और अपना दिन बिताने लगती हैं। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है। एक रोज कोमल देवी मरण शैया पर पड़ जाती है। समझ जाती हैं कोमल देवी कि अब हमारी मौत हो जाएगी, अब मैं नहीं बचूंगी। तब कोमल देवी अपनी बेटी सोनम को अपने पास बुलाती हैं। पास बुलाने के बाद अपनी बेटी सोनम से रो रो करके कहते हैं कि बेटी अब तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन जो राजू अभी छोटा है, तुम बड़ी हो, तुम राजू का ख्याल रखना, राजू के सेवा सत्कार में कोई कसर मत रखना, जितना हो सके राजू की सेवा करना, उसे कोई तकलीफ मत देना। इतनी बात कह करके कोमल देवी इस दुनिया को छोड़ करके चल बसती हैं, अर्थात उनकी मौत हो जाती है। बेटी सोनम रोने लगती है, बेटा भी रोने लगता है। गांव घर के लोगों को वह लड़की बुलाती है, हितई नतई के लोगों को बुलाती है। फिर इसके बाद वह राजू अपनी मां की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए लोगों की मदद को लेकर के श्मशान घाट पर जाता है। मां को भी मुखाग्नि देता है, फिर घर पर आता है। 13वीं संस्कार होता है, जो भी 10-5 लोगों को खिलाता पिलाता है। फिर इसके बाद अपनी बहन के साथ घर पर रहने लगता है। अब जो सोनम थी, अब वह लड़की खुद जहां उसकी मां चूल्हा चौका करती थी जमींदार के घर, उसी जमींदार के घर जाकर के यह लड़की खुद चूल्हा चौका करने लगती है। जमींदार साहब उसको समय समय पर तनख्वाह दे दिया करते थे और वह लड़की अपने भाई को पढ़ाती लिखाती थी, खिलाती पिलाती थी, भाई की जो भी इच्छा होती थी उसकी पूर्ति करती थी। वह लड़की अपने भाई को दिलो जान से मानती थी। एक दिन की बात है, जमींदार का लड़का था, उसका नाम था राजन। राजन बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा तेज तर्राक था। एक दिन राजन मौका पा जाता है और सोनम के पास आता है। सोनम से उसकी कलाई को पकड़ करके सोनम से कहता है, सोनम तुम बड़ी खूबसूरत हो, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम मुझसे शादी करोगी? जब इतनी बात वह लड़की सुनती है, कहती है कि बाबू आप बड़े बाप के बेटे हैं, आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, धन दौलत है, आप मुझ गरीब से शादी करेंगे? क्या आपके पिताजी आपकी मां हमें स्वीकार करेंगे? लोग, वह लड़का कहता है, वे लोग स्वीकार करें या न करें, हम तो तुम्हें स्वीकार करते हैं ना, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर ये लोग हमें इस घर में नहीं रखेंगे तो हम तुम्हारे घर चल करके रहेंगे और तुमसे शादी करके वहीं अपना जीवन बिताएंगे। इतनी बात जब वह लड़की सुनती है तो वह भी उसके बात को सुन करके उस पर फिदा हो जाती है, वो उसके बात में आ जाती है। अब दोनों धीरे धीरे काफी नजदीक आने लगते हैं। अब राजन हर रोज शाम को इस लड़की के घर अर्थात सोनम के घर जाता था और उसके साथ मजे लेता था, उससे बातें करता था। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां काफी हद तक पहुंच जाती है, दोनों फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगते हैं। एक दिन की बात है, सोनम का भाई जो राजू था वह अपनी बहन को उस राजन के साथ संपर्क बनाते हुए देख लेता है। उस राजू की आंखें लाल हो जाती हैं। अब वह लड़का समझने योग्य था, सब कुछ समझ रहा था कि उसकी बहन राजन के साथ गलत कदम उठा रही है, यह अमीर ज्यादा लड़का है, हमारी बहन को धोखा दे देगा। वह लड़का अपनी बहन को एकांत में बुलाता है और अपनी बहन को खूब समझाता है, डांटता है, फटकारता है कि बहन तुम मेरी मां समान हो, तुम मेरी परवरिश कर रही हो और तुम ही गलत कदम उठा रही हो। बताओ क्या ये तुम ठीक कर रही हो? राजन बड़े बाप का बेटा है, तुम्हारे साथ अयासियां करेगा, फिर तुम्हारा उपहास करेगा, तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा, तुम्हें धोखा दे देगा। लेकिन वह लड़की जब इतनी बात सुनती है, क्रोध में अंगार हो जाती है, अपने भाई को जोर से कई थप्पड़ जड़ देती है। प्यार इतना अंधा होता है साहब कि वह लड़की प्यार में अपने भाई को समझ नहीं पाती है, वो अपने भाई को मारने लगती है। भाई रोने लगता है, फिर वहां से हट जाता है। धीरे धीरे फिर रात होती है
अब राजन फिर आ जाता है सोनम के पास, सोनम के साथ संबंध बनाने लगता है और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। बगल वाले कमरे से राजू सुन रहा था सारी बातें। अब सोनम कहती है राजन से कि राजन, तुम मेरे भाई को जान से मार दो। जब मेरा भाई मर जाएगा तो मेरी जो संपत्ति है, जितनी जमीन जायदाद है, सब मेरे नाम हो जाएगी, तुम्हारी हो जाएगी। हम दोनों एक साथ रहेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। इधर सारी बात राजू सुन रहा था। अब राजू जब इतनी बात सुनता है, उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। वह लड़का रोने लगता है और रोते हुए वह वहां से निकल देता है। सोचता है अगर मैं यहां कुछ देर तक रहूंगा तो ये दोनों मिल करके हमें मार देंगे। वह लड़का अपने घर से निकल देता है। अब धीरे धीरे चलते चलते कुछ दूर आता है, एक सिवान में जाकर के बैठ जाता है और बैठ करके सोचने लगता है कि आखिर कहां जाऊं, क्या करूं, किसके पास जाऊं। अचानक उसको समझ में आता है क्यों न मैं बैराग का रास्ता अपना लूं। वह लड़का अब वहां से ट्रेन पकड़ता है, झारखंड से ट्रेन पकड़ता है, फिर इसके बाद वहां से सीधा गोरखपुर चला आता है। कई जोगियों को वह देख चुका था, लोगों से उसको जानकारी मिली थी कि अक्सर लोग जोगी गोरखपुर से बनते हैं, वहीं बहुत बड़ा मठ है जोगियों का, वहीं से लोग जोगी बनते हैं। वह लड़का वहां से गोरखपुर आता है। गोरखपुर आने के बाद यहाँ के मठाधीश से मिलता है और मठाधीश से सारी बात बताता है। कहता है कि बाबा, मैं भी जोगी बनना चाहता हूं। अब मठाधीश साहब उनको, उस लड़के को शिक्षा दीक्षा देते हैं, जोगी का बसन देते हैं, कपड़ा देते हैं, फिर सारंगी गुदड़ी देते हैं। वह लड़का जोगी बन जाता है, जोग रमाने लगता है। इधर धीरे धीरे ये जो सोनम थी, इस लड़के से राजन के साथ खूब अयासियां कर रही थी। एक रोज की बात है, जो राजन था, उसकी जो संपत्ति थी सोनम की, जितनी जमीन जायदाद थी, वहां की कचहरी में जाता है और पूरी संपत्ति सोनम के नाम करवा देता है, वरासत सोनम के नाम करवा देता है। क्योंकि उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी, भाई भाग चुका था, अब केवल सोनम थी। सोनम के नाम पूरी जमीन की वरासत करवा देता है। फिर इसके बाद कुछ दिन तक अयासियां करता है। एक रोज बहका करके एक सादे कागज पर सोनम से साइन करा लेता है और उसकी जितनी संपत्ति थी, जितनी जमीन जायदाद थी, वह राजन अपने नाम करा लेता है। अपने नाम कराने के बाद अब एक दिन सोनम को उस घर से भगा देता है। तब सोनम कहती कि यह घर तो मेरा है, मुझे मेरे ही घर से क्यों भगा रहे हो, तुम यहां से भाग जाओ। तब राजन कहता है कि नहीं, यह घर तुम्हारा नहीं, यह घर अब मेरा हो चुका है। जितनी तुम्हारी जमीन जायदाद थी सब मेरा हो चुका है। वह कागज निकाल करके दिखाता है। वह लड़की चौंक पड़ती है, अवाक रह जाती है। वह लड़की विवश हो जाती है, रोने लगती है। वह लड़की अब अपने भाई राजू की बात को याद करती है और अपने भाई को याद करती है। कहती है कि मेरा भाई ठीक ही कह रहा था। अब वह लड़की रोते हुए घर से निकल देती है। घर से निकलने के बाद इधर उधर भटकती है, फिर सोचती है किसके पास जाऊं। अगर हितई नतई में किसी के घर जाऊंगी तो लोग हमें ताना मारेंगे कि तू कुलक्षणी थी, ऐसा कदम करके पूरी जमीन जायदाद दूसरे के नाम करके अब तू हमारे यहाँ आई है। अब वह लड़की विवश हो जाती है। अब वह लड़की भीख मांगना आरंभ करती है और भीख मांग करके अपना जीवन यापन करने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे करीब करीब 12 वर्ष का समय बीत जाता है। इधर जो लड़का राजू जोगी बना था, उसको भी जोग रमाते हुए 12 वर्ष बीत गया था। अब वहां के मठाधीश जी कहते हैं कि बेटा, अब तुम अपने घर जाओ, अपने घर से गुदड़ी लाओ और कुछ भिक्षा लेकर के आओ, यहाँ यज्ञ होगा, तब जाकर के तुम्हारा जोग पूर्ण होगा। 12 साल के बाद वह लड़का अपने घर के लिए रवाना होता है, अपने गुरु की बात को मान करके। जब अपने घर के लिए रवाना होता है, आता है, अपने गांव में आता है, गांव से कुछ ही दूरी पर होता है, तभी देखता है कि उसकी बहन भीख मांग रही थी। और अपनी बहन को भीख मांगते हुए जब देखता है, पहचान जाता है। वह लड़का अपनी बहन के पास जाता है। वह लड़की भी, सोनम भी अपने भाई राजू को पहचान जाती है। वह लड़का राजू पूछता है कि बहन, तू मुझे पहचान रही है? सोनम कहती है, हाँ भैया, मैं पहचान रही हूं, लेकिन कैसे कहूं, मारे लज्जा बस कुछ कह नहीं रही हूं। वह लड़का कहता है, तुम बताओ, तुम भीख क्यों मांग रही हो? तब सोनम बताती कि भैया, तू मुझे ठीक समझा रहा था,
मैं थी नादान, प्यार में अंधा थी, प्यार में पागल हो चुकी थी। मैं तेरे साथ अन्याय कर बैठी और तुझे मारने की प्लान बना रही थी। तू अच्छा किया, तू घर से भाग गया, नहीं तो मेरे साथ बड़ा ही अनर्थ हो जाता भैया। और जब इतनी बात वो लड़का सुनता है, कहता है कि पगली, मैंने तुझे इसीलिए समझाया ना कि वो अमीर ज्यादा लड़का है, तुम्हें कब धोखा दे देगा, आखिर दे दिया ना। वो लड़की पैरों में गिर जाती है भाई के। भाई उठाता है, सीने से लगा लेता है, कहता है बहन, तेरे पास कुछ हो तो मुझे कुछ भिक्षा के रूप में दे, अपना को आंचल दे, मुझे जाना है, अपना जोग पूर्ण करना है, वहां भंडारा कराना है। जब इतनी बात वह बहन सुनती है, रोने लगती है, कहती है कि भैया बड़े दिन बाद मिले हो और मुझे फिर छोड़कर जाने की बात करते हो। वह लड़का राजू कहता है कि बहन, ये जोगियों का नियम होता है, जब 12 वर्ष बीत जाता है तो अपने घर पर जाना होता है और माँ से, बहन से, भाई भाभी जो भी हो उससे कुछ आंचल लेना होता है, कुछ कपड़े लेने होते हैं और कुछ भिक्षा लेकर के जाना होता है, वहां भंडारा कराना होता है, तब जाकर के जोगियों का जोग पूर्ण होता है। तो मुझे कुछ दे दे बहन। वह रोने लगती, कहती भैया तू मेरे साथ रह, तू ऐसी बात मत कर, तू मुझे छोड़कर जाएगा, मेरा कौन है इस दुनिया में, तू मेरे साथ रह। वो लड़का कहता है कि नहीं ठीक है, मैं अब लेकिन जाऊंगा तो जरूर, लेकिन अब कुछ करके जाऊंगा तुम्हारे साथ। वो लड़का अपनी बहन को अपने साथ लेता है। साथ लेने के बाद अपने गांव के प्रधान के पास जाता है और प्रधान के पास जाने के बाद प्रधान जी भी इस लड़के को, राजू को पहचान जाते हैं। प्रधान जी पूछने लगते हैं कि बेटा कैसे जोगी बन गए, क्यों बन गए, क्या कारण था। वह लड़का रो रो करके सारी बात बताता है। प्रधान की भी आंखें नम हो जाती हैं, जितने लोग वहां थे सबकी आंखें नम हो जाती है। वो बहन भी रोने लगती है। फिर प्रधान से वह लड़का कहता है कि प्रधान जी, मेरे माता पिता नहीं रहे, मेरी बहन प्यार में अंधी थी, पागल हो चुकी थी, नादान थी, गलतियां कर बैठी। आप इस गांव के मुखिया हैं, आप हमारे माता पिता के समान हैं, आप हमारे साथ कुछ, आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं कि मेरे साथ कुछ ऐसा करिए आप जिसे हम जीवन पर्यंत याद रखें। प्रधान जी कहते हैं कि बेटा बोलो क्या कहना चाहते हो। तब वह लड़का कहता है कि प्रधान जी, मेरी बहन को अपनी बेटी मान लीजिए और इसकी शादी करा दीजिए। यह गांव में घूम घूम करके भीख मांग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है साहब, अच्छा नहीं लग रहा है। आप पिता बन जाइए ना, आप मेरी बेटी की शादी करा दीजिए। जब इतनी बात वह प्रधान जी सुनते हैं, प्रधान जी की आंखें डबडबा जाती हैं। प्रधान जी कहते हैं ठीक है बेटा, जब तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं जरूर तुम्हारी बहन की शादी कराऊंगा। आज से तुम्हारी बहन हमारी बेटी है। प्रधान जी उस लड़की को, सोनम को अपनी बेटी मान लेते हैं। और इधर जोगी जो लड़का था राजू, वो अपनी बहन से कहता है कि बहन, प्रधान जी अब तुम्हारी शादी करा देंगे, अब मैं जाऊं यहां से। तब वह सोनम कहती है कि भैया कुछ दिन और रुक जाओ, जब प्रधान जी हमारी शादी करा देंगे तुम मुझे विदा करके तू चले जाना। जब इतनी बात हुआ लड़का सुनता है, कहता है ठीक है। एक दिन प्रधान जी एक लड़के को चुनते हैं और उस लड़के से सोनम की शादी कराते हैं। पूरे रीति रिवाज के अनुसार शादी कराते हैं और जितनी भी दहेज में कुछ देना होता है सब कुछ प्रधान जी देते हैं, ताकि इस लड़की को कुछ ऐसा फील ना हो कि उसके माता पिता नहीं है। प्रधान जी सारी व्यवस्था करते हैं। राजू जो जोगी बना था वह सब कुछ व्यवस्था देख के बहुत ही खुश होता है। बहन की शादी होती है, सवेरा होता है। वह जोगी भाई अपनी बहन को हंसी खुशी विदा करता है। वह बहन अपने भाई के सीने से लिपट करके फूट फूट करके रोती है और अपने भाई से कहती है भैया समय समय पर मुझसे मिलने आ जाया करो, भले तुम जोगी बन गए हो लेकिन समय समय पर मुझसे मिलने चले आया करो। जब इतनी बात वह लड़का सुनता है, कहता है ठीक है बहन, लेकिन आज तू जा रही है अपने घर, क्या मुझे भिक्षा नहीं देगी, अपने साड़ी का आंचल नहीं देगी। जब इतनी बात सोनम सुनती है, तुरंत वहीं अपने साड़ी का आंचल फाड़ती है और फाड़ करके उस भाई को सौंप देती है। कुछ उसको पैसे मिले थे,
वो पैसा भी अपने भाई को देती है और प्रधान जी से कुछ राशन मंगवाती है, कुछ अनाज मंगवाती है, उस भाई को देती है और भाई को दे करके भाई से गले मिलती है, भाई को विदा करती है। फिर इसके बाद प्रधान जी के पैरों से लिपट जाती है। प्रधान जी उस लड़की को उठा करके अपने सीने से लगा लेते हैं। प्रधान जी फिर उस लड़की को विदा करते हैं। वह लड़की अपने ससुराल चली जाती है। यह राजू अपने मठ पर गोरखपुर चला आता है, भंडारा करवाता है। वह लड़की अपने ससुराल में रहने लगती है, यह लड़का यहाँ जोग रमाने लगता है। दोनों अपना जीवन यापन करते हैं। समय समय पर वह राजू जोगी अपनी बहन से मिलने जाया करता है, प्रधान से मिलने जाया करता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए हैं। ये हैं ब्रोजेंद्र सिंह, मणिपुर के रहने वाले हैं। ये हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासीन जी हैं जो कि लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये भी हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। श्रवण मौर्य जी हैं जो कि कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं। ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी जी हैं, ये बिजनौर के रहने वाले हैं। कमलेश यादव जी हैं, ये गोरखपुर के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। ये लोग वीडियो में नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।